आ गया वो सरकार बना रहा है। चंडीगढ़ वाली, जम्मू कश्मीर में जिसको नंबर आ गया वो सरकार बना रहा है। दिल्ली वाली जो हरियाणा में आप लोगों के पक्ष में अटकलें थी, नंबर नहीं आया। जनता को आप झूठ बनवाते हो। फिर तो वोटिंग परसेंटेज हर जगह देखना पड़ जाएगा, फिर जातियों का वोटिंग परसेंटेज देखना पड़ जाएगा, किसने किसको वोट किया। तो मैं छेड़ता बहुत सही हूं। खैर शलम बड़ी जवाब दीजिए इनका। 0.3% के अंदर है फिर भी कर डाला। देखिए हरियाणा की बात नहीं करेंगे, हमारे कांग्रेस के साथी हरियाणा की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और मीडिया में हरियाणा को लेकर इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनको लेके कांग्रेस से जुड़े जो पत्रकार हैं वही बहुत कुछ बता रहे हैं। वो आपने भी देखा होगा कि जो कांग्रेसी विचारधारा के पत्रकार है उन्होंने बता दिया कि भाई कांग्रेस हरियाणा में के जो वेणुगोपाल जी इनके कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे या किन चीजों में लिप्त थे और समाज और कांग्रेस पार्टी किन चीजों में लिप्त थी, ये सबने देखा है। और दूसरी बात कि हरियाणा की जनता ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी इनको बताया है, इनको जवाब दिया है। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आज जो लोग आदरणीय जेपी जी का नाम ले रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी का नाम ले रहे हैं, मुझे याद आता है कि 4 दिसंबर 1976 की घटना है। जयप्रकाश नारायण जी को इंदिरा गांधी जी के कहने पर नजरबंद किया गया था। वो बुरी तरह बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे। 4 दिसंबर 1976 की ये घटना आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए। जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो जाके डॉक्टर्स ने कहा कि इनको तत्काल छोड़ा जाए, इनको अस्पताल पहुंचाया जाए, वरना जयप्रकाश नारायण जी की मौत हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। और तब गांधी परिवार के जो बहुत करीबी चाटुकार थे उन्होंने कहा कि मरते हैं तो मर जाने दो, उनको नजरबंदी से नहीं हटाया जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा। आगे चल के जयप्रकाश नारायण जी उसी बीमारी के गंभीर होने के चलते उनका निधन हुआ। ये जिन्होंने सत्ता की मलाई काटी है, आज इतनी बर्बरता करने वाली, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ बर्बरता की, उसी कांग्रेस के पिछलग्गू बने ये लोग घूम रहे हैं। जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, शलम बड़ी सुन लीजिए, फिर मैं आईपीसी के पास जाता हूं। नारायण जी कभी इनको माफ नहीं करेंगे। त्रिपाठी जी सुन लीजिएगा, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात बता रहा हूं कि जो इतिहास नहीं बना सकते वो इतिहास को भूल जाते हैं। लेकिन आपके लिए क्या है कि जो इतिहास की बातों को लाकर अपनी बात साबित ना कर सके वो नालायक कहलाते हैं। भाजपा के जितने भी नेता हैं आपको मिला के, आप इतिहास की बातों को लाकर प्रेजेंट की बातों को क्यों छुपाते हैं? अरे देश आपसे पूछ रहा है, 10 साल आपके पास है, आप छाती ठोक के बोलिए कि हमने देश को ये दिया है। आप बोलिए देश के अंदर हमने महंगाई खत्म करी है, आप बोलिए देश के अंदर बेरोजगारी खत्म करी है, लेकिन आपकी नालायकी क्या करती है कि पिछले से पीछे सालों तक चली जाती है और पुरानी सरकारों की बातों को लेकर सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की तस्वीर तक नहीं टंगने दी आपने। इतिहास आप ही तो थे वर्तमान की कांग्रेस पार्टी कहती थी कि सेंट्रल हॉल जो पार्लियामेंट का है वहां बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगने देंगे, और बाबा साहब की घेराबंदी करके चुनाव तक करा दिया आप लोगों ने। ये तो आपका चरित्र है। आज बाबा साहब आपको याद आ रहा है क्योंकि आप हाशिए पर चले गए, तीसरी बार सत्ता से बाहर हो गए। जब सत्ता से बाहर होते हैं तो बाबा साहब याद आते हैं, संविधान याद आता है, लेकिन और जब सत्ता में आते हैं तो शरिया याद आता है, देश की आपको कट्टरपंथी याद आते हैं, चरमपंथी याद आते हैं। अगर बजाती तो ये तो आपको सोचना चाहिए कि समय रहते बाबा साहब को याद करना चाहिए था। नहीं घुसने दिया, बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को चुनाव हराया, बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, गांधी परिवार की मूर्तियों से पूरा देश भर दिया, बाबा साहब की कितनी मूर्ति लगाई चल रही होती तो देश बाबा साहब और सरदार पटेल की मूर्तियां क्यों नहीं लगने दी? लेकिन वो तो आपको बद्दुआ दे रहा है, लेकिन हौसले की तो दाद देनी पड़ेगी त्रिपाठी जी आपकी। सेंट्रल हॉल तक में बाबा साहब ना जो नॉनवेज खाता हो ये तो आपका वेजिटेरियन होने से फायदा नहीं है। आते हैं तो बाबा साहब जब हिंदुस्तान में, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं ठीक है, ये आपसी आप लोगों का संवाद हुआ, आपसी संवाद हुआ। चंद्रमोहन जी फिर वही बात है कि हरियाणा में किसने किसने कनी काट ली, फिर कहेंगे मैं छेड़ सही दिया हूं। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। आईपी सिंह जी एक बार जरा वो तस्वीर फिर से रखिए, लाल रथ वाली तस्वीर एक बार फिर से टेलीविजन स्क्रीन पर रखिए। रुकिए चंद्रमोहन जी, हार या जीत राकेश जी राजनीति नहीं डिसाइड करती। ठीक है सर, अगर एक हार जीत डिसाइड करती है तो 240 नरेंद्र मोदी जी को मिली है। नहीं सर, तो फिर आपको कितनी मिली? आप 3 साल में 240 नहीं ले आ पाए तो सर मत जाइए ना। जो डिबेट पहले 10-100 बार हो चुकी है उस डिबेट को लाकर टाइम मत खराब किया करिए सर। 100 बार हो चुकी है कि पिछले 3 साल में, और आखिरी बार 80 के दशक में भी आपकी इतनी सीटें नहीं आई थी, तो मत उधर जाया करिए सर। फिर मैं छेड़ने लगूंगा तो आप कहेंगे कि आप छेड़ देते हैं, तो मत छेड़ा करिए कि ऐसे आंकड़े रख दूं कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। उन लोगों की जो चलिए ठीक है, आईपी सिंह जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। आईपी सिंह जी ये लाल रथ से यात्रा, अरे रुकिए सर, सवाल पूछने दीजिए ना उनसे। पीडीए यात्रा है, पिछड़ा दलित, और बहुत ज्यादा क्लियरली आप लोगों ने यह मेंशन कर दिया है कि माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुस्लिम
और सिर्फ उसी से मतलब है, बाकी किसी माइनॉरिटी से मतलब नहीं है, सिख से मतलब नहीं है, किसी दूसरे धर्म के लोगों से मतलब नहीं है। माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम। नंबर एक बात। दूसरी बात है कि जो हरियाणा का ट्रेलर है उसका डर दिख गया कि ये पिछड़ा दलित हिंदू के नाम पर एकजुट हो गया और मुस्लिम कहीं इससे नाराज हो गया, एकजुट रखना है, तो भाई ये खिचड़ी बनानी पड़ेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अगड़े, इन सबको मिलाकर राजनीति करती, ये हमारा नारा है। और सवाल यह है कि अभी पंडित कमलेश तिवारी की हत्या की बात हो रही थी। उस पंडित कमलेश तिवारी को समाजवादी पार्टी सरकार में 22 सुरक्षाकर्मी दिए गए थे। चूंकि वो ब्राह्मण थे, वो खटक रहे थे इस सरकार को। बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि उनकी सुरक्षा क्यों हटा ली गई। अगर उनकी सुरक्षा नहीं हटाई गई होती तो शायद पंडित कमलेश तिवारी आज जीवित होते। लेकिन पिछली हमारी सरकार ने उन्हें और उनके परिवार को भरपूर सुरक्षा प्रदान किया। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, वो जरा भी इस बात को लेकर सीरियस नहीं थे। नहीं, आईपी सिंह जी सुनिए ना सर, मेरे सवाल की लाइन पर आप अभी भी नहीं आ रहे हैं। सवाल मैं कह रहा हूं, आपके पीडीए में पी और डी अगर एक साथ हो गए, एकजुट हो गए बाकी हिंदुओं के साथ, तो आपके पीडीए के एक को खतरा कैसे है, उस माइनॉरिटीज मुस्लिम को खतरा कैसे है, मैं ये समझना चाहता हूं। बस आप समझ लीजिए, जो आप समझना चाह रहे हैं वो जनता ने अभी भारतीय जनता पार्टी को 4 महीने पहले समझाया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर जनता ने तमाचे मारे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को होश नहीं आया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बताइए कि राष्ट्र पुरुष को हम माल्यार्पण नहीं कर सकते। ये जो आपातकाल था उससे बड़ा आपातकाल आज घोर आपातकाल है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए अपना जीवन जेपी बाबू ने समर्पित कर दिया। नई पीढ़ी को सीखना चाहिए। पी और डी से एक को खतरा कैसे है, इस पर आईपी सिंह नहीं बोलना चाहते। उनके मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन्हें चिढ़ाते हुए जयप्रकाश नारायण जो केंद्र बना है, ठीक है आईपी सिंह जी रुक जाइए सर, रुक जाइए अभी शुभ रास्ता से सवाल किया है। शुभ रास्ता, पी और डी से एक को खतरा कैसे है हमारी सरकार ने, और आपने लगभग 8 वर्षों से उसमें ताला डाल रखा है। आप प्लीज आईपी सिंह जी, समय थोड़ा सा कम होता है सर, प्लीज अभी सिर्फ आईपी सिंह जी प्लीज सर, प्लीज